इधर गार्ड्स ने पूरा घर चेक कर लिया, पर उन्हें कोई नहीं मिला। अब बस सुहानी का कमरा रह गया था। वो दोनों उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे कि तभी अनंत ने उन्हें रोकते हुए कहा, सुहानी सो रही है, तुम लोग जाओगे तो वो डरकर जाग जाएगी। अनंत की बात सुन दोनों में से एक गार्ड ने कहा, अगर वो सुहानी मैडम के कमरे में हुआ तो? तभी ऐश्वर्या दोनों को रोकते हुए बोली, अरे नहीं होगा, मैंने उसका कमरा पहले ही चेक कर लिया है। उसके ये कहने पर अनंत ने फिर से कहा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। अनंत की बात पर दोनों ही गार्ड्स उसे घूरने लगे, जैसे कह रहे हो, हमने भी तो पहले यही कहा था, पर तुझे समझ ही नहीं आया बुड्ढे। वहीं दूसरी तरफ सुहानी ने ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को पैसे देकर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए खुद से कहा, अभी 11:30 बज रहे हैं, आधा घंटा है तेरे पास सुहानी, जल्दी से बस ढूंढ। ये कहकर सुहानी ने अपनी जीन्स की पॉकेट में से टिकट निकालकर बस का नंबर देखा और वापस से अपनी पॉकेट में टिकट को रखते हुए इधर उधर देखकर बस को ढूंढने लगी। वहां पर काफी सारी बसें थी। सुहानी अपनी बस को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक आदमी ने पीछे से रोकते हुए कहा, मैडम आपने इन्हें देखा है कहीं? वो आदमी जिसके हाथ में स्केच था वो सुहानी के पीछे ही खड़ा था और पीछे से ही अपने हाथ में पड़ा स्केच आगे करते हुए उसने ये सुहानी से पूछा था। स्केच को देखकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गईं और वो डरते हुए मन ही मन खुद से बोली, ये तो मेरा स्केच है, ये तो मार्केट एरिया में मुझे ढूंढ रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? ये बोलते हुए वो आपस में अपने हाथों को रगड़ने लगी और खुद से ही आगे कहने लगी, कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। सुहानी अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी फिर से उस आदमी ने कहा, मैडम क्या आपने इन्हें देखा है? सुहानी ने बिना पीछे देखे ना में अपना सिर हिला दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वो अभी 2 कदम चली ही थी कि तभी वो सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गई और अचानक हुई इस टक्कर से सुहानी के चेहरे पर बंधा स्कार्फ खुलकर नीचे गिर गया। वो एकदम से चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। वो सभी आदमी सुहानी को ही देख रहे थे। सुहानी उनकी घूरती नजरों को देखकर डर गई और डरते हुए खुद से बोली, अब तो पकड़ी गई तू सुहानी, भाग वरना ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वो अगले ही पल वहां से भागने लगी। तभी उसे ढूंढ रहे लोगों में से एक ने कहा, पकड़ो उसे वरना हमारा मरना तय है। उस आदमी के ये बोलते ही सभी सुहानी के पीछे भागने लगे। सुहानी भागते भागते सड़क पर आ गई। वो आदमी भी उसके पीछे आ रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान और खाली थी। वहां के वातावरण में उन लोगों के और सुहानी के कदमों की आहट गूंज रही थी। वो भागते हुए बार बार पीछे पलटकर अपने पीछे आ रहे लोगों को देख रही थी कि तभी उसका पैर सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। सुहानी दोबारा उठ पाती, उसके पहले ही पीछे आ रहे आदमियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो सभी आदमी भागने की वजह से तेज सांसें ले रहे थे। सुहानी अपनी डरी सहमी नजरों से उन लोगों को देख ही रही थी। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर फोल्ड किए हिस्से को खोला और उसे सुहानी के मुंह पर जबरदस्ती बांध दिया। सुहानी अपने मुंह पर कपड़ा बांधने की वजह से छटपटाने लगी। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी वो खुद को उन आदमियों की पकड़ से आजाद नहीं करा पाई और थोड़ी ही देर में क्लोरोफॉर्म सूंघने की वजह से वो बेहोश हो गई। वो आदमी जिसने अभी अभी सुहानी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया था, उसने उसे उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी आदमी सुहानी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां एक गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। फिर सुहानी को उन आदमियों ने उस गाड़ी में से दूसरी गाड़ी में लिटा दिया। फिर उसे दूसरी गाड़ी में ले जाने के बाद वो दोनों गाड़ियां एकदम से गायब हो गईं। अब वो जगह ऐसी हो गई थी जैसे वहां पर कोई था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से कुछ दूरी पर एक आलीशान विला के सामने वो दोनों गाड़ियां आकर रुक गईं। विला को चारों तरफ से गार्ड्स ने घेरा हुआ था। वो विला देखने में बहुत खूबसूरत था, पर उसकी सिक्योरिटी की वजह से वो उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। तभी गाड़ी में से सभी बाहर आए और राहुल, जिसने गार्ड्स को सुहानी को ढूंढने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसने गाड़ी से बाहर आकर सुहानी को अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से विला के अंदर चला गया। विला के अंदर सीढ़ियां बीच में ना होकर दोनों साइड में बनी हुई थी। फिर राहुल ने सुहानी को एक बड़े से कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और तभी राहुल का फोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन पॉकेट से निकालते हुए फोन के डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। नाम देखते ही उसके हाथ कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। राहुल ने अपने दूसरे हाथ से पसीना साफ करते हुए कॉल रिसीव किया और डरते हुए कहा, हेलो। कॉल की दूसरी तरफ सुन रहे शख्स ने उसे कहा, वेल डन राहुल, तुमने दिए हुए समय में काम पूरा कर दिया। ये सुनकर राहुल ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा,
थैंक यू सर। तभी उस शख्स ने कहा, मैं 1 घंटे में विला पहुंच जाऊंगा, तब तक उस पर नजर रखो। ये सुनकर राहुल ने ओके कहा और कॉल कट हो गया। राहुल ने कॉल कट होते ही सुकून की सांस ली। तभी एक गार्ड अंदर आया और उसने राहुल से कहा, सर क्या हम मैडम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें? राहुल ने उसे घूरते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। सर कभी भी हमसे इनकी डिटेल्स मांग सकते हैं। गार्ड ने राहुल की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। फिर राहुल ने सुहानी के कमरे से निकलकर किसी को कॉल किया और कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ वाले इंसान से गुस्से में कहा, लगता है तुम बातों से नहीं मानने वाले, तो ठीक है तैयार हो जाओ कियान ओबरॉय का गुस्सा देखने के लिए। कॉल की दूसरी तरफ वाले आदमी ने जैसे ही कियान ओबरॉय का नाम सुना तो वो डर से कांपने लगा और फिर अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप कियान ओबरॉय के आदमी हैं? वो जमीन अब से आप अपनी समझो, मैं अभी उसके पेपर भिजवाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, इन जैसे लोगों के लिए तो सर का नाम ही काफी है। राहुल कियान ओबरॉय का राइट हैंड था, जो उसके सारे लीगल और इलीगल काम देखता था। राहुल के अंडर ही शिवा काम करता था। कियान ओबरॉय एक बार जिस चीज पर उंगली रख दे, समझ लो वो उसकी हो गई। कोई भी शख्स उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। उसके एक इशारे पर मिनिस्टर भी उसके सामने घुटने टेक देते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो कियान ओबरॉय के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके, सिवाय एक आदमी के, और वो था राघव राव, जो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। राघव राव के पिता राजीव राव ने जब माफियाओं की दुनिया में अपनी जगह अपने बेटे राघव राव को दी, तभी से राघव राव और कियान ओबरॉय एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जहां अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राघव राव का हुक्म चलता था, तो वहीं पूरे मुंबई शहर में कियान ओबरॉय की मर्जी के बिना लोग सांस भी नहीं लेते थे। उस काली रात की सुबह होने ही वाली थी और सुहानी अभी भी बेड पर बेसुध सी पड़ी थी। वहां से थोड़ी दूरी पर दूसरे कमरे में राहुल लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। वो टाइम देखते ही घबरा गया और कुछ गार्ड्स को अपने साथ लेकर ऊपर टेरेस पर आ गया। सभी गार्ड्स वहां लाइन से खड़े हो गए और उनके आगे राहुल खड़ा हो गया। सभी गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थीं, तो वहीं राहुल अपने दोनों हाथों को पीछे बांधे खड़ा था। थोड़ी ही देर में वहां बहुत तेज हवा चलने लगी और उन सब की आंखों में वहां उड़ रही धूल जाने लगी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर उस धूल को अपनी आंखों में जाने से रोक ले। फिर देखते ही देखते वहां बह रही हवा और भी ज्यादा तेज हो गई और तभी वहां एक चॉपर लैंड हुआ। चॉपर को देखकर सभी अलर्ट हो गए, जैसे अपनी सांसें रोककर खड़े हों। फिर चॉपर से कियान ओबरॉय निकला, जिसकी आंखों पर ब्लैक गॉगल चढ़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, जिसे देखकर लोग सोच में पड़ गए। 3 पीस ब्लैक सूट में कियान ओबरॉय सपनों का राजकुमार लग रहा था, जिसका सपना हर लड़की देखती थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका फेस कट और उसके लुक्स, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में उसे बनाया हो। वो एक हैंडसम परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। फिर कियान अपने कदम बढ़ाते हुए राहुल के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी ठंडी आवाज में राहुल से पूछा, उसे कहाँ रखा है? कियान के पूछने पर राहुल ने अपनी नजरें नीचे कर धीमी आवाज में कहा, सर मैडम को इसी विला में रखा है। तभी कियान गुस्से में राहुल को अपनी काली आंखों से देखते हुए बोला, डोंट कॉल हर मैडम, शी इज नॉट योर मैडम। ये सुनकर राहुल ने अपनी नजरें जमीन में गड़ा ली और कांपते हुए कहा, ओके सर। फिर वो सभी टेरेस से अंदर आ गए। वहीं सुहानी अभी तक बेहोश थी, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए आसपास देखा, तो खुद को अनजान जगह पर पाकर वो जल्दी से उठकर बैठ गई। सुहानी ने फिर जैसे ही अपनी आंखों के सामने का नजारा देखा, तो वो जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद करके दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया। फिर कुछ देर रुककर उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और फिर से सामने देखने लगी। उसके सामने गार्ड्स हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। उन्हें देखकर सुहानी डर से कांपने लगी और खिसककर बेड के कोने में बैठ गई। वो गार्ड्स को देखकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनंत को पता चल गया था कि सुहानी पुणे नहीं पहुंची। फिर उन्होंने सुहानी के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, सुहानी पुणे नहीं गई तो कहाँ गई होगी? कहीं वो लोग तो सुहानी को नहीं ले गए जो उस दिन उसे स्केच लेकर ढूंढ रहे थे? तभी वहां ऐश्वर्या आ गई। वो अनंत को अपनी सोच में डूबा हुआ देखकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अनंत ऐश्वर्या की बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोले,
हमें प्लान के अकॉर्डिंग आज यहाँ से निकलना होगा। जो भी जरूरत का सामान है तुम उसे पैक कर लेना। ये सुनकर ऐश्वर्या हाँ में अपना सिर हिलाकर अंदर चली गई। उधर सुहानी अभी भी रोए जा रही थी। फिर उसने अपने आंसू पोंछकर गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम सब? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सुहानी के पूछने पर किसी भी गार्ड ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुहानी जोर से चिल्लाते हुए बोली, बताते क्यों नहीं? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी कियान ने अपनी आंखों पर चढ़ा शेड हटाकर अंदर आते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आई, क्यों आई, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम आज से इस विला में रहोगी और इसी कमरे में रहोगी। कियान की बात सुनकर सुहानी के होश उड़ गए और तभी उसने अपने डर को एक तरफ करते हुए कियान से कहा, मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं तो इस जगह को जानती भी नहीं हूँ और मैं आपको भी नहीं जानती। तभी सुहानी की बात को बीच में काटते हुए कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना अभी कि तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। तुम यहीं रहोगी, बस ये जान लो। और अगर अब एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो अभी के अभी तुम्हें गोली मार दूंगा। आखिर क्या होगा आगे? कियान ओबरॉय सुहानी के साथ क्या करेगा? कौन सी ऐसी दुश्मनी है जिसके लिए कियान ने सुहानी को किडनैप किया था? राघव को जब पता चलेगा कि कियान ने सुहानी का किडनैप किया है तो क्या होगा? सुहानी की जिंदगी में क्या लिखा है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।